बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम तरीन मालूमात के साथ रेड जोन वफाकी दारुल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 से बहुत ही बड़ी खबर, इंतहाई बड़ी खबर जो कि आज आ चुकी है। आज जुमातुल मुबारक है और जुमा आपको पता है कि किसके लिए मुबारक होता है और किसके लिए गैर मुबारक होता है। पिछले कई सालों से जुमातुल मुबारक जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के हक परस्तों के लिए और मुहिब्बान वतन के लिए बहुत ही मुबारक साबित हुआ है और आज का जुमा भी बहुत ही मुबारक साबित हुआ है। और हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उनकी साइफर केस में जमानतें मंजूर हो गई हैं। जी हां, बिल्कुल जमानतें मंजूर हो गई हैं। आज केस लगा हुआ था और आज केस में इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को आपको सिर्फ 10-10 लाख रुपए मुचल्लकों के इव्ज फौरी तौर पे साइफर केस में रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हैरान कुन जो समाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आज का दिन अदरवाइज भी बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत किया गया था, जाति के उमरा, निगरान और दीगर सब ने मिलकर वो बहुत ही अपने इंतहा को पहुंच चुका है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारी खबरें आपको देनी है, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके लवाहगीन को, उनके रिश्तेदारों को और उन तमाम लोगों को जो कि उनके कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए आरओ के ऑफिस जाते हैं। तो आरओ पहले ही से तैयार बैठे होते हैं, वहीं पे पुलिस होती है, तो उनके लवाहकीन को, उनके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है, कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। ये पूरे पंजाब से ये इत्तलाआत आ रही हैं और जाति के उमरा, नकवी गवर्नमेंट, नकाकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमतें सब इसमें मिली हुई हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोशी से, आराम से खामोश होकर बैठे हैं, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो उस्मान डार साहब के घर इस वक्त भी सियालकोट में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, तमाम चारों तरफ से घेरा हुआ है कि कोई बाहर ना निकलने पाए क्योंकि उनकी वालदा ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं जाके ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में, जबकि दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब को बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया गया और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी पूरे प्रोटोकॉल के साथ और बड़े ही शान और शौकत के साथ उन्होंने दाखिल करवा दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त पंजाब भर में जो सूरत हाल जो मुहैया की जा रही है उसमें पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है, हुकूमती मशीनरी उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है वो जेल में मौजूद है। अब आते हैं मामला क्या कैसे हुए और ये सब कुछ कैसे हुआ। 10-10 लाख रुपए के जमानतें मंजूर की गई हैं साइफर केस में और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई। ताल्लुकात खराब करने का तो एफआईए में जिक्र ही नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हंसाई नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा और जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि इंडिया में हमारी जग हंसाई हुई तो किसी भी वजह से हो सकती है, इस पर क्या करेंगे। और इसके बाद मजीद जो है असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा क्योंकि एफआईआर पढ़कर सुनाई गई, सलमान सफदर साहब ने एफआईआर पढ़कर सुनाई और जैसे जैसे वो एफआईआर पढ़कर सुना रहे थे ऑनरेबल जजेस उसमें से सवालात उठा रहे थे और जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि अदालत साइफर पब्लिक करने की को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाज़ेह करें। जस्टिस मंसूर अली शाह, अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ, ये प्रोसिक्यूटर रज़ान अब्बासी साहब ने फरमाया। कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ इस पर कुछ वावेला नहीं हुआ होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्योंकि कल से जो कुछ बलोच फैमिलीज के साथ इस्लामाबाद में हो रहा है
وہ اللہ ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। जिस तरीके से उनकी खवातीन को, उनकी बच्चियों को, उनके बुजुर्गों को, उनके बूढ़ों को जिस तरीके से रुस्वा किया जा रहा है और पुलिस गर्दी का जो मुजाहरा किया गया है, ऐसे किसी के साथ भी ना हो। तो उसकी तरफ इशारा हुआ। जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा कि वो जो कुछ हो रहा है बलोच बच्चियों के साथ, जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या इससे जगहंसाई नहीं होती पाकिस्तान की? क्या इससे वावेला नहीं मिलता दुनिया में? तो जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा कि साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा इस वक्त इमरान खान नहीं, अवाम के हकूक का मामला है, इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने यह सवाल उठाया और जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा और हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, और ये कि उन्होंने कहा कि क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है। जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। साइफर मामले गैर मुल्की ताकत को कैसे फायदा पहुंचा? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आजम को बताया था कि ये दस्तावेजात पब्लिक नहीं करनी? जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है? सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में यह बात कही थी। रिजवान अब्बासी ने कहा सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया? जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा दौरान समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब कर लिया और उन्हें बुलाया है एक और केस में। यानी इसी दौरान जो सवाल उठाया गया कि पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही बल्कि लोगों को उठाया जा रहा है और कागजात नामजदगी वो फाइल नहीं कर रहे। अगवा बयान का सिलसिला जारी है, उनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है और ये पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों से, मैं आपको इसके बारे में डिटेल देता हूं कि कहां कहां से अब तक ये वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं रहनुमा, उनके घरों के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है ताकि वो कागजात नामजदगी दाखिल ना करवाए जा सकें। ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद मजीद आपको बताऊं कि क्या तफ्तीशी अफसर ने दस्तावेज और मबनी हदायतनामा पढ़ा है? जस्टिस मंसूर अली साहब ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि साइफर कब तक वापस करना लाजमी है। ना प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है ना तफ्तीशी अफसर को। तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? क्या गवाहान के बयानात हलफ पर हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा गवाही हल्फ पर होती है? तफ्तीशी अफसर ने कहा रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा आजम खान ने वापस आने के एक माह बाद बयान दिया, एक माह आजम खान खामोश क्यों रहा? कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया क्या आजम खान शुमाली इलाका जात में गए थे? जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा आजम खान के मुताबिक पीटीआई का इन पर दबाव था। रिजवान अब्बासी सरकारी वकील ने कहा अब्बासी साहब ऐसी बात न करें जो रिकॉर्ड पर ना हो। जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने कहा सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था और कौमी सलामती कमेटी का इजलास में साइफर पेश हुआ था? रिजवान अब्बासी ने कहा क्या असल साइफर पेश हुआ था? यह कैसे मुमकिन है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा डी कोड करने के बाद वाली कापी सलामती कमेटी में पेश हुई। साइफर केस में सजाए मौत की दफात मफरूज पर मबनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल उठाया और फिर उसके बाद ये केस जो है उन्होंने रिमार्क्स पास किए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कि वजीर खारजा, उन्होंने एक बात ये भी की कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद नहीं पढ़ा बल्कि इमरान खान साहब को यह बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने परेड ग्राउंड में 27 मार्च 2022 के जलसे में शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पढ़ी। कहा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि बहुत से राज हैं लेकिन हल्फ की वजह से पाबंद हूं, सामने नहीं रख सकता। इस पर जस्टिस सरदार मसूद ने कहा कि वजीर खारजा खुद समझदार थे, जो समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वजीर खारजा ने साइफर का क्या कहा नहीं बता सकता, इमरान को फंसा दिया, आप जाने और इमरान जाने, खुद बच गए और इमरान को कहा कि साइफर पढ़ दो। सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान ने भी पब्लिक से कुछ शेयर नहीं किया, न ही ऐसा कोई जुर्म किया कि जिस पे सजाए मौत सुनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दूसरे मामले में जी एक और भी बात बता दूं, ये तो हो गया साइफर का मामला। अब साइफर क्या बनेगा? साइफर दरखास्तें जमानतें मंजूर हो गई हैं इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब जब जमानतें मंजूर हो जाती हैं तो जमानतें उस वक्त मंजूर होती हैं, मैं आपको बता दूं कि जब केस जो है जिसमें आला अदालत समझे कि इस केस में जान नहीं है,
اس لیے اگر اس کا ٹرائل چلا بھی تو ملزمان کو سزائیں نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو جو ہے وہ رہا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے جناب سائفر کیس کا جو آج معاملہ تھا اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ سائفر چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی، سردار لطیف خان کوچر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سائفر ایک فراڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ intercept.com کی سٹوریز میں مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، اور 3 دن پہلے ہی میں نے آپ کو، بلکہ 2 دن پہلے آپ کو ویلاگ میں کہا تھا کہ سائفر کیس میں ISI کی جو خفیہ رپورٹ ہے وہ آئی ہے، تحقیقاتی رپورٹ کے عمران خان صاحب نے کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں کیا، جس کے بعد سائفر کیس کا جو سیکیورٹی والا ایشو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس کیا تھا؟ 1 ماہ اعظم خان کیوں خاموش رہا؟ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات میں گیا تھا؟ اور اسی دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہی جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اور جو ہم سب مل کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں۔ خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب نے جو اہم ترین ریمارکس دی ہے وہ یہ تھے کہ جو دستاویزات دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ 1970 میں کیا ہوا تھا؟ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا 1971 میں، اور 1977 میں کیا ہوا تھا؟ ملک میں تحریک چلی تھی اور عام انتخابات کو سبوٹاژ کیا گیا تھا، اور پھر طویل ترین مارشاء اللہ لگا تھا، 11 سالہ مارشاء اللہ۔ اس لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے کہ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت چیئرمین PTI نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے، سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں۔ کیا وزراء اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگہ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزراء اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے سے بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا آج کا دن جمعۃ المبارک، سب کو مبارک، کیونکہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے ایک عذاب مسلط ہے، اور پچھلے 16 ماہ سے جو 15 جماعتوں نے اور اب نگراں حکومتیں اور ان کے لواحقین جو کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لہذا جناب آپ اب تک کی سب سے بڑی خبر اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سائفر کیس میں سزائے موت کا اندیہ دیا جا رہا تھا، اللہ معاف کرے، اور ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا، تو آج یہ معاملہ بھی ختم ہوا، اور اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔